दोस्तों आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 16 अगस्त 2026 और आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुश आमदीद। मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास सो बातें दुनिया की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के अलग अलग मोर्चों से ऐसी खबरें सामने आ रही जिनसे साफ है कि जंग सिर्फ मैदान जंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि कूटनीति, धमकियों और आम लोगों की जिंदगी तक उसका असर पहुंच रहा है। कहीं ईरान अपने लापता पायलटों को लेकर कतर से जवाब मांग रहा, तो कहीं तेहरान अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर सीधी चुनौती दे रहा। दूसरी तरफ गजा में इजरायली मंत्री के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया और उधर रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन और मिसाइलों के हमले ने तबाही का एक नया दौर शुरू कर दिया है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन तमाम बड़ी खबरों को बिल्कुल आसान आम बोलचाल की जुबान में। दोस्तों, पहली बड़ी खबर ईरान के लापता पायलटों का मामला और कतर से जवाब मांगना है। सबसे पहले बात ईरान और कतर के बीच चल रहे उस मामले की जिसने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर ने कतर से मांग की को ईरानी वायुसेना की एक जांच टीम को अपने देश में आने की इजाजत दे। मकसद है 3 ऐसे ईरानी पायलटों का पता। ईरान के मुताबिक जावेद, सालेही, अब्दुल माजिद और उमरान नाम के 3 पायलट सुखोई 24 लड़ाकू विमान के गिराए जाने के बाद बच निकले थे। ईरान का आरोप है कि इन पायलटों को कतरी बलों ने पकड़ लिया और उसके बाद उन्हें कतर में रखा गया है। इस घटना में चौथा पायलट माजिद काजिमी की मौत हो गई थी और उनका शव ईरान को वापस कर दिया गया। ईरानी कमांडर बाकिर ज़ादे का कहना है कि उनका देश कई महीनों से कतर से जांच टीम भेजने की इजाजत मांग रहा है, लेकिन कतर की तरफ से इस मामले में लगातार टाल मटोल किया जा रहा है। ईरान का ये भी कहना है कि अगर पायलट कतर में मौजूद है तो उनके परिवारों और ईरानी अधिकारियों को उनसे मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। कतर ने ईरान के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि इन पायलटों को कतर ने हिरासत में नहीं लिया है। यानी एक तरफ ईरान कह रहा है कि पायलट कतर में है, जबकि दूसरी तरफ कतर साफ कर रहा है कि उसने किसी ईरानी पायलट को गिरफ्तार नहीं किया है। मामला यहां तक पहुंच चुका है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समिति ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC से भी मदद मांगी है। ईरान को कुवैत को लेकर भी कुछ ऐसी ही आशंका है। उनका कहना है कि संभव है कुवैत में भी कुछ ईरानी नागरिक हिरासत में हों, लेकिन कुवैती अधिकारियों की तरफ से इस बारे में कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। यानी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये 3 ईरानी पायलट कहाँ हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं ईरान अमेरिका तनाव की। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका को बेहद सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब ये हकीकत स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उसे गंभीर रणनीतिक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनके बयान का सबसे अहम हिस्सा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर। गरीबाबादी ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अतीत में ईरानी था, आज भी ईरानी है और मुस्तकबिल में भी ईरानी ही रहेगा। अब सवाल ये है कि ईरान ने इतनी सख्त जुबान का इस्तेमाल क्यों किया। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन जाता है। ईरान का कहना है कि वो इस इलाके में अपनी संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी और अपने अधिकारों यानी अपने हुकूक से पीछे नहीं हटने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे में ईरान का ये बयान साफ तौर पर अमेरिका को ये संदेश दे रहा है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुद्दे पर किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं गजा की। इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री इतमार बेन गवीर के एक बयान ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। बेन गवीर ने गजा में फलस्तीनियों की हत्या बढ़ाने की वकालत की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हर रात 30 या 40 फलस्तीनियों को मारा जाना चाहिए। इस बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे कि गजा में जारी जंग आखिर किस दिशा में जा रही है। बेन गवीर पहले भी फलस्तीनियों के खिलाफ बेहद सख्त और विवादित बयान देते रहे हैं। वो फलस्तीनी कैदियों और उनके परिवारों के खिलाफ कार्रवाई और जबरन
कार्रवाई और जबरन बेदखली जैसी मांगे भी उठा चुके हैं। हाल ही में निगो जेल में फलस्तीनी कैदियों के बचे हुए कपड़े और कुरान शरीफ की प्रतियां जब्त करने के आदेश को लेकर भी उनकी आलोचना हुई थी। गजा में पहले से मानवीय संकट गहरा हुआ है। ऐसे में इस तरह के बयान हालात को और भड़काने का काम कर सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल ये है कि ऐसे बयान जमीनी हालात को और कितना खतरनाक बना सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की तरफ, जहां आसमान एक बार फिर ड्रोन से भर गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 15 अगस्त की शाम से 16 अगस्त की सुबह तक उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने 822 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। दोस्तों, 822 ड्रोन को मार गिराने का दावा रूस की तरफ से किया गया। रूस के मुताबिक ये ड्रोन उसके 15 से ज्यादा इलाकों और काला सागर के ऊपर गिराए गए। रूसी अधिकारियों के मुताबिक मॉस्को की तरफ बढ़ रहे करीब 600 ड्रोन में से 200 से ज्यादा को नष्ट किया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयाइन ने इसे हाल की याद में हुए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया है। इस हमले में रूसी क्षेत्र में 6 लोगों की मौत की भी खबर है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस की जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की है। यानी दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले लगातार जारी हैं और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह रूसी मिसाइल हमले के बाद कीव में एक किताब के बाजार में आग लग गई। सिविल सेवाओं के मुताबिक इस हमले में कम से कम 2 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई और आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सैन ठिकाना नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़ी जगह थी जहां लोग किताबों का कारोबार करते थे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हेब्रोन के दक्षिण में स्थित अल खैर गांव में फिलिस्तीनी महिलाओं को इजरायली कट्टरपंथी बासिंदों द्वारा परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया है। मसाफेर यत्ता इलाका पहले से तनाव का मरकज रहा है। यहाँ रहने वाले फिलिस्तीनी समुदाय लंबे समय से जमीन, घर और जबरन विस्थापन को लेकर शिकायतें करते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बासिंदों की तरफ से धमकाने और दबाव बनाने की घटना लगातार सामने आती रहती हैं। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल बताया जा रहा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि ऐसी घटनाओं पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, बातें हैं तालिबान की खबर पर। आज से ठीक 5 साल पहले अफगानिस्तान में ऐसा मंजर था जिसे देखकर पूरी दुनिया की नजरें काबुल पर टिक गई थी। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ रहे थे, लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी थी, बम धमाकों की दहशत थी और इसी उथल पुथल के बीच तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। करीब 20 साल बाद तालिबान दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता में लौट चुका था, लेकिन अब 5 साल आगे बढ़कर आज के अफगानिस्तान को देखिए। वही काबुल है, वही सड़कें हैं, वही मुल्क है, मगर तस्वीर काफी बदल गई है। आज काबुल की सड़कों पर पहले जैसी अफरा तफरी नहीं दिखती है। जगह जगह भारी सुरक्षा घेरे और बम धमाकों का डर पहले जैसा नहीं है। हथियारबंद गाड़ियों के लंबे काफिले कम हो गए और आम लोग पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह बदल दिया? नहीं, यहीं से असली कहानी शुरू होती, क्योंकि तालिबान की कहानी में कुछ पन्ने कामयाबी के हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर सवाल उठते हैं कि आखिर ये सरकार अफगानिस्तान को लेकर जाना कहाँ चाहती है। चलिए पूरी तस्वीर को बिल्कुल आसान जुबान में समझते हैं। सबसे पहले बात उस चीज की जिसे तालिबान अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता सकता है और वो है पूरे अफगानिस्तान पर पकड़। तालिबान जब पहली बार 1996 में सत्ता में आया था तब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में नहीं ले सका था। देश के कुछ हिस्से तालिबान के खिलाफ खड़े रहे और आगे चलकर यही इलाके तालिबान के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ा आधार बन गए।
लेकिन इस बार तालिबान ने वो गलती नहीं दोहराई है। सन 2021 में सत्ता में वापसी के बाद उसने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। आज कोई ऐसा बड़ा संगठन सैन्य गुट नहीं है जो उसके सामने खड़ा होकर उसकी सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा हो। यानी एक बात साफ है, तालिबान ने इस बार सिर्फ काबुल नहीं जीता बल्कि पूरे देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी सामने आती है। याद कीजिए वो अफगानिस्तान जहां एक शहर से दूसरे शहर जाना भी खतरे से खाली नहीं था। कहीं तालिबान से लड़ाई, कहीं दूसरे हथियारबंद गुट, कहीं आतंकवादी हमले और ऊपर से इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISKP का खतरा। लेकिन आज हालात काफी बदल चुके हैं। ISKP अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और खतरा बना हुआ है, लेकिन तालिबान ने उसकी ताकत को काफी कमजोर किया है। और सबसे बड़ी बात, तालिबान के खिलाफ इस वक्त कोई बड़ा लगातार चलने वाला सैन्य विद्रोह नहीं है। यानी आम आदमी के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि जो रास्ते कभी मौत के डर से बंद समझे जाते थे, वहां अब लोग ज्यादा आसानी से सफर कर पा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क में राजधानी के अंदर घूमना भी कभी जोखिम भरा माना जाता था, वहां अगर आदमी आज अपने गांव या शहर या दूसरे इलाके तक सुरक्षित पहुंच पा रहा है, तो आम आदमी के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है। लेकिन अब सवाल है, सुरक्षा तो हो गई, लेकिन अब सवाल है, सुरक्षा तो हो गई, पेट का क्या? क्योंकि खाली सड़क पर बम न फटे, इससे घर का चूल्हा नहीं जलता। और यही पाकिस्तान की आर्थिक कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। तालिबान के आने से पहले करीब 20 साल तक अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी मदद के सहारे काफी हद तक चल रही थी। अमेरिका और दूसरे देशों से पैसा आ रहा था, विकास योजनाएं चल रही थी, सरकारी सिस्टम में पैसा लग रहा था। लेकिन 2021 में जैसे ही विदेशी फौजें गईं और बाहरी मदद को बड़ा झटका लगा, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के सामने ऐसा संकट आया जैसे किसी चलते हुए इंजन से अचानक ईंधन निकाल दिया जाए। अब सवाल था, ये देश चलेगा कैसे? लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तालिबान सरकार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ढहने नहीं दिया। हाँ, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह बर्बाद भी नहीं हुई। एक तरह से कहें तो अफगानिस्तान किसी तरह एक कमजोर मगर स्थिर आर्थिक स्थिति तक पहुंच चुका है। इसके पीछे कई वजह हैं। सुरक्षा बेहतर हुई तो कारोबार को कुछ राहत मिली, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, दूसरे देशों में रहने वाले अफगान लोग अपने घरों को पैसे भेजते रहे। कई अफगान जो विदेश से वापस लौटे वे अपने साथ पैसा लाए और कुछ लोगों ने कारोबार में निवेश भी किया। सरकार ने टैक्स और कस्टम से आमदनी बढ़ाने की कोशिश की और फिर पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते भी बढ़े, खासकर मध्य एशिया के देशों के साथ। यानी तालिबान ने ये समझ लिया कि अगर दुनिया का दरवाजा पूरी तरह नहीं खुल रहा तो कम से कम पड़ोसियों के दरवाजे तो खुले रखने होंगे। इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम की कोशिशें हो रही। कोस तेपा नहर का प्रोजेक्ट हो, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक जाने वाली TAPI गैस पाइपलाइन हो या उज्बेकिस्तान के साथ बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाना हो, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे अफगानिस्तान को आगे चलकर फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सड़कों और दूसरी निर्माण परियोजनाओं पर भी लगातार काम हो रहा है। लेकिन कहानी में एक लेकिन है, और वो लेकिन है सरकार की पारदर्शिता। तालिबान सरकार अपने सरकारी पैसों की आमदनी और खर्च को लेकर उतनी पारदर्शी नहीं है जितनी एक मजबूत आधुनिक सरकारों से उम्मीद की जाती है। सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने के मामले में भी कई सवाल हैं, और जब संस्थाएं कमजोर हों, हिसाब किताब साफ न हो और सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सिमटती जाए तो भ्रष्टाचार और जवाबदेही का सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तालिबान की सबसे बड़ी कहानी अर्थव्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा विवाद तो उसकी सामाजिक नीतियों को लेकर है, और यहाँ आकर
और यहाँ आकर तस्वीर अचानक बदल जाती है, क्योंकि एक तरफ तालिबान कहता है कि उसने देश में सुरक्षा और स्थिरता ला दी, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी पर ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है लड़कियों की शिक्षा। छठी कक्षा के बाद लड़कियों की आधुनिक और औपचारिक शिक्षा का रास्ता बंद होना सिर्फ आज की लड़की की पढ़ाई रोकना नहीं। जरा आगे का हिसाब लगाइए। आज की लड़की डॉक्टर नहीं बनेगी तो कल महिला डॉक्टर कहां से आएगी? आज की लड़की टीचर नहीं बनेगी तो कल महिला टीचर कहां से आएगी? आज की लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में देश को महिला डॉक्टर, शिक्षक और दूसरे पेशेवर कैसे मिलेंगे? यानी जिस देश को अपने विकास के लिए हर हाथ की जरूरत है, वहां आबादी के एक बड़े हिस्से की क्षमता को ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि महिला डॉक्टरों, शिक्षकों और दूसरे पेशेवरों की कमी आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है। और यहाँ एक ऐसा विरोधाभास पैदा हो गया है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तालिबान कहता है कि लड़कियों के लिए स्कूल और शिक्षा का मौजूदा सिस्टम सुरक्षित या उचित नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वही अफगानिस्तान महिला डॉक्टरों और महिला शिक्षकों की कमी महसूस कर रहा है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर भी चाहिए और डॉक्टर बनने की पढ़ाई भी नहीं करने देनी, तो फिर डॉक्टर कहां से आएंगे? और यही वो सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। और मामला सिर्फ लड़कियों तक नहीं रुकता, पूरी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। योग शिक्षकों और लेक्चर्स को बनाए रखने पर पर्याप्त ध्यान नहीं है। वहीं धार्मिक मदरसों की संख्या बढ़ रही और ऐसा लगता है कि सरकार धार्मिक शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का ज्यादा अहम हिस्सा बनाना चाहती है। धार्मिक शिक्षा का अपना महत्व है, लेकिन आधुनिक देश सिर्फ धार्मिक शिक्षा से नहीं चलता। देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए, शिक्षक चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो आधुनिक अर्थव्यवस्था चला सके। इसलिए धार्मिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। अब एक और मुद्दा है मोरल पुलिसिंग, यानी सरकार लोगों की जिंदगी के उन हिस्सों में भी दखल देने लगे जिन्हें लोग अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा समझते थे। लोग क्या पहने, क्या व्यवहार करें और सार्वजनिक जीवन में किस तरह रहें, इन मामलों में सरकारी निगरानी बढ़ी है। और धीरे धीरे यही चीजें सरकार और जनता के बीच दूरी पैदा कर रही है, क्योंकि सरकार सिर्फ कानून से नहीं चलती, सरकार भरोसे से भी चलती है। जब जनता को लगे कि सरकार उनकी जिंदगी को समझ रही है और उनकी जरूरतों को समझ रही है और उनके मुस्तकबिल के लिए काम कर रही, तो सरकार और जनता के बीच रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन अगर जनता को लगे कि सरकार सिर्फ आदेश दे रही और उनकी राय की कोई जगह नहीं, तो दूरी बढ़ने लगती है। और यही दूरी तालिबान के लिए आगे चलकर सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। अब आते हैं तालिबान की राजनीति पर। तालिबान ने सिर्फ समाज के दूसरे समूहों को ही सत्ता में ज्यादा जगह नहीं दी, बल्कि अपने ही संगठन के अंदर भी सत्ता को सीमित दायरे में केंद्रित कर दिया। तालिबान के कई पुराने और प्रभावशाली नेताओं को किनारे कर दिया गया, जो लोग कभी दोहा समझौते और बातचीत की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनमें से भी कई अब पहले जैसी ताकत नहीं रखते। इसका मतलब साफ है, सत्ता धीरे धीरे कुछ सीमित लोगों के हाथ में सिमटती जा रही है और इस व्यवस्था के केंद्र में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बुल्लाह अंखुंदजादा की भूमिका बहुत मजबूत हो गई है। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि फैसले जल्दी हो सकते हैं और अंदरूनी विरोध को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इसका नुकसान भी है। अगर सारे बड़े फैसले कुछ ही लोगों के हाथ में होंगे तो गलत फैसला होने पर उसे चुनने वाला कौन होगा? और यही सत्ता का केंद्रीकरण आने वाले समय में तालिबान के लिए कमजोरी भी बन सकता है। अब एक और मोर्चा जहां तालिबान को वो कामयाबी नहीं मिली जिसे उसे उम्मीद थी, वो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। तालिबान शायद उम्मीद कर रहा था कि सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे दुनिया उसे स्वीकार लेगी, लेकिन 5 साल बाद भी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का सवाल पूरी तरह हल नहीं हुआ। हाँ, पड़ोसी देश और कुछ
यूरोपीय देश काबुल के साथ बातचीत कर रहे हैं, व्यापार भी हो रहा है, राजनयिक संपर्क भी बने हुए हैं, लेकिन पूरी तरह सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभी भी दूर की बात है। और इसकी सबसे बड़ी वजह फिर वही मुद्दा है, महिलाओं और लड़कियों के अधिकार यानी उनकी हुकूक। दुनिया का बड़ा हिस्सा तालिबान से यही कह रहा है कि अगर अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सामान्य जगह चाहिए तो महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर और उसकी नीतियों में बदलाव जरूरी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर दुनिया तालिबान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही, देश के अंदर राजनीतिक विरोधी बटे हुए हैं और कोई बड़ा सैन्य विद्रोह भी नहीं है, तो क्या तालिबान की सत्ता को खतरा है? फिलहाल तो सीधा और बड़ा खतरा नजर नहीं आता। तालिबान की पकड़ मजबूत है, राजनीतिक विपक्ष कमजोर और बटा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दोबारा अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर सैन्य हस्तक्षेप करने के मूड में नहीं है, तो फिर खतरा कहाँ है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा शायद बंदूक लेकर आने वाला कोई दुश्मन नहीं होगा, सबसे बड़ा खतरा हो सकता है आम आदमी की बढ़ती हुई बेरुखी, यानी जनता धीरे धीरे सरकार से इतनी दूर हो जाए कि उसे सरकार के मजबूत रहने या कमजोर होने से कोई खास फर्क ही न पड़े। दोस्तों, कोई भी सरकार सिर्फ विरोध से नहीं गिरती, कई बार सरकार विरोध को दबा देती है, लेकिन अगर जनता के अंदर ये भावना बैठ जाए कि सरकार उनकी नहीं सुनती, उनके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं देखती, रोजगार नहीं दे रही, महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी मुश्किल कर रही और उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं, तो फिर सरकार और जनता के बीच जो रिश्ता होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और ये किसी भी सरकार के लिए खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब जनता सरकार से भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं रहती, तब सरकार को कमजोर करने वाली ताकतों के लिए जगह बन सकती है। यही वजह है कि आज का अफगानिस्तान शांत दिखाई जरूर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सारी राजनीतिक समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। तालिबान के पास सत्ता है, सुरक्षा पर पकड़ है, देश पर नियंत्रण है, अर्थव्यवस्था किसी तरह चल रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। तालिबान आखिर अफगानिस्तान को बनाना क्या चाहता है? एक ऐसा मुल्क जहां सुरक्षा तो हो लेकिन महिलाओं की शिक्षा सीमित हो, एक ऐसा मुल्क जहां सरकार मजबूत हो लेकिन सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित रहे, या फिर ऐसा अफगानिस्तान जहां सुरक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, आर्थिक विकास, राजनीतिक भागीदारी और समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का मौका मिले। यही फैसला आने वाले वर्षों में तालिबान की असली परीक्षा तय करेगा, क्योंकि 5 साल में तालिबान ने एक चीज तो साबित कर दी कि वो अफगानिस्तान पर शासन कर सकता है, लेकिन अभी उसे ये साबित करना बाकी है कि वो अफगानिस्तान को लंबे समय तक चला भी सकता है या नहीं। और दोनों चीजों में बहुत फर्क है। सत्ता पर कब्जा करना एक बात, देश बनाना दूसरी बात। बंदूक से विरोधी को चुप कराया जा सकता है, लेकिन बंदूक से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता। और शायद तालिबान के सामने आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो सिर्फ अफगानिस्तान पर राज करेगा या अफगानिस्तान के लोगों का भरोसा भी जीतेगा? क्योंकि अगर सुरक्षा के साथ जनता का भरोसा जुड़ गया तो तालिबान की सत्ता और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर सुरक्षा बनी रही और जनता का अलगाव बढ़ता गया तो आज की शांति के नीचे कल की बेचैनी भी जन्म ले सकती है। और शायद यही वजह है कि 5 साल बाद तालिबान की कहानी को सिर्फ जीत या हार की कहानी कहना जल्दबाजी होगी। ये कहानी अभी जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान को जीत लिया है, लेकिन असली सवाल है कि क्या वो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल भी जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।